डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति ब्लॉक 4 और यूनिट 12 होगा, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे बांग्लादेशना राजकारणનું माળખું अने प्रक्रियाओं। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आज हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही इस इकाई को पूर्ण करेंगे। आज के इस लेक्चर का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है कि बांग्लादेश की शासन व्यवस्था में किस तरह से सैन्य तानाशाही यानी कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप था उसका कैसे हस्तक्षेप रहता है और फिर उसी सैन्य शासन का कैसे राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। तो आज इस लेक्चर का रूपरेखा यही है और हम इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सैन्य तानाशाही का हस्तक्षेप। विद्यार्थी मित्रों, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं तो 1947 में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें भारत एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में सामने आता है और इसी तरह से पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र मुल्क के रूप में सामने आता है। परंतु पाकिस्तान में जो वहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं थी, जो शासन व्यवस्था था, उसमें इतनी अस्थिरता देखी गई, उसमें जनाक्रोश देखा गया, लोगों का शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं था और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 1971 में पाकिस्तान का पुनर्विभाजन होता है। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट जाता है। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज का बांग्लादेश है। आज का जो बांग्लादेश है वह भी आज़ाद जब हुआ तो एक तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पे स्वतंत्रता और लिबर्टी की जो भावना थी वो उनके मूल में थी। परंतु जैसे ही शासन व्यवस्था बांग्लादेश के अपने हाथों में आती है, उसमें भी हम देखते हैं कि अंतर कलह की वजह से, मिलिट्री के डोमिनेंट रोल की वजह से जो राजनीतिक प्रक्रिया रहती है वो हमेशा बाधित रही है। तो वहाँ पर भी कभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही, उसके बाद फिर सैन्य शासन का हस्तक्षेप रहा। तो इस प्रकार बांग्लादेश में भी अस्थिरता बनी रही है। और अभी हाल के घटनाक्रम को हम देखें तो बांग्लादेश की जो आज की अस्थिरता है, इसका जो बीजारोपण था वो बहुत पहले किया जा चुका है, 70 के दशक में, 80 के दशक में। तो राजनीतिक अस्थिरता एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की राजनीति का हकीकत बन चुका है। 1975 में हम देखते हैं कि बांग्लादेश में एक सैन्य तख्ता पलट होता है। शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के जो अधिकांश सदस्य थे उनका मर्डर कर दिया जाता है, राजनीतिक हत्या कर दिया जाता है। और ये जो तख्ता पलट था ये वहाँ के जो जूनियर सैन्य अधिकारी थे, जो कनिष्ठ सैन्य अधिकारी थे, उनका षड्यंत्र था। और इस तरह से जो हम देखते हैं कि बांग्लादेश की राजनीतिक व्यवस्था में सैन्य तानाशाही का हावी होना नजर आता है। शेख मुजीब जो राष्ट्रपति थे उस वक्त के, बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग, जो एक बांग्लादेश में एक दलीय व्यवस्था थी, उसके प्रमुख के नाते के रूप में भी वह वहाँ की शासन सत्ता में विराजमान थे। तख्ता पलट करने वाले जो लोग थे, अब इसके पीछे उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दिया कि जो बांग्लादेश की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसमें भ्रष्टाचार था, अधिनायकवाद था। तो इसको समाप्त करने के लिए वहाँ पे सैन्य तख्ता पलट किया गया। शासन चलाने के लिए एक वहाँ पे क्रांतिकारी परिषद का गठन किया गया और इसमें हम देखते हैं कि मुजीबुर रहमान के ही, जो शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त के राष्ट्रपति थे, जिनका पॉलिटिकल मर्डर कर दिया जाता है, जो षड्यंत्र के तहत जिनकी हत्या कर दी जाती है, उन्हीं के कैबिनेट में से एक सदस्य थे खोंडकर मुश्ताक। उनको उस शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति बनाया जाता है।
वहां पर सैन्य शासन की स्थापना हो जाती है और ऐसे में बांग्लादेश में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। जो बांग्लादेश की कृषक श्रमिक आवामी लीग थी उसको भंग कर दिया जाता है, उसके राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने से रोका जाता है, उसकी हर प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और जो भी लोग इस तख्तापलट में शामिल थे उनको एक तरह से कानूनी संरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जो शेख मुजीबुर रहमान के मर्डर के बाद जो शासन व्यवस्था वहां की आई वो किस तरह से सैन्य शासन के ही अधीन थी कि जिन सैन्य कर्मियों ने जिन सैन्य अधिकारियों ने इस तख्तापलट को अंजाम दिया उनको कानूनी संरक्षण दिया जाता है कि इन पर कोई कार्यवाही न हो। सैन्य नेतृत्व का पुनर्गठन किया जाता है और ऐसे में जो जियाउर रहमान रहते हैं उनको सेना का प्रमुख बनाया जाता है। जो वहाँ की सामान्य नौकरशाही सिविल नागरिक नौकरशाही व्यवस्था रहती है उसको मजबूत किया जाता है और औपचारिक रूप से देखा जाए तो वहाँ कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी जो वास्तविक सत्ता होती है वो सेना के हाथ में केंद्रित कर दी जाती है। अब जो तख्ता पलट हुआ उसके एक तरह से जवाब में हम प्रति तख्ता पलट भी वहां पर देखते हैं और ऐसे में वहां पर जियाउर रहमान का एक देखते हैं कि मजबूत सैन्य प्रशासक के रूप में उदय होता है। 3 नवंबर 1975 को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ का वहां तख्ता पलट किया जाता है और जो उस वक्त राष्ट्रपति रहते हैं तत्कालीन राष्ट्रपति मुश्ताक उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सय्यम को अपना सत्ता सौंप दिया। जियाउर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 7 नवंबर 1975 को हम देखते हैं कि जो पहले तख्ता पलट हुआ था जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को हटाया जाता है उसी तख्ता पलट के विरोध में एक और प्रति तख्ता पलट होता है जिसमें भारत विरोधी जो गुट थे, जो इस्लामिक समूह थे, वामपंथी विचारधारा से जो मिले हुए लोग थे उन्होंने वहां पे एक प्रति तख्ता पलट किया और इसमें जियाउर रहमान को रिहा किया जाता है और पुनः सत्ता में काबिज किया जाता है, उनको प्रतिस्थापित किया जाता है। जो न्यायमूर्ति सय्यम वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति बने रहते हैं लेकिन वास्तविक निर्णयकर्ता के रूप में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसका हेड जियाउर रहमान बने रहते हैं। धीरे धीरे सत्ता में वो मजबूती हासिल करते हैं और हम देखते हैं कि 1977 में जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब 1977 में जब जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं तो किस तरह से सैन्य शासन का राष्ट्रीयकरण किया जाता है इस पर हम चर्चा करेंगे। सितंबर 1978 में जियाउर रहमान जो रहते हैं वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की स्थापना करते हैं। बीएनपी जागो दल और जातीयतावादी मोर्चा जो जेएफ रहती है उस विभिन्न समूह जो शामिल होते हैं उनको मिला के बनाया जाता है और इसका एक परिणाम देखने को मिलता है कि जो और छोटे मोटे राजनीतिक दल थे वो कमजोर हो जाते हैं। आवामी लीग में भी विभाजन हो जाता है। जो बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग थी उसमें जो असहमत गुट थे वो भी पार्टी छोड़ देते हैं। अब ऐसे में जो विपक्ष की हालत रहती है वो काफी कमजोर हो जाती है बांग्लादेश के राजनीतिक प्रक्रिया में और जियाउर वहां पर जो विपक्ष रहता है वो मांग करते हैं कि जब तक मार्शल लॉ को नहीं हटाया जाएगा तब तक वह चुनाव में भाग नहीं लेंगे। जियाउर रहमान विपक्षियों को और देश को एक आश्वासन देते हैं कि विधायिका जो है वो सर्वोपरि होगी और इस पूरे स्थिति में हम देखते हैं कि 1978 का जो चुनाव रहता है उसको स्थगित कर दिया जाता है। फरवरी 1979 यानी कि 1979 में चुनाव होता है। इसमें बांग्लादेश के लगभग 31 राजनीतिक दल जो होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। चुनाव में जो जनता की रुचि रहती है, जो इंटरेस्ट रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है। बांग्लादेश 1971 में
एक अलग मुल्क बना, लेकिन इस 8 साल में वहां पर राजनीतिक रूप से इतनी अस्थिरता रही, इतने घटनाक्रम हुए कि वहां की जो जनता का मोह था राजनीति से, राजनीतिक प्रक्रियाओं से, वो भंग हो गया। तो वो लेस इंटरेस्टेड थे इस इलेक्शन में पार्ट लेने में या किसी भी तरह के सहभागिता में। इस जो चुनाव का मुख्य मुद्दा था उसमें कि संविधान को बनाए रखना, जारी रखना, या जिया का जो शासन था उसको जारी रखना। और यहाँ जिया का शासन मतलब सैन्य शासन। और जो विपक्ष का दृष्टिकोण था वो इस प्रकार था कि वहां पर संसदीय लोकतंत्र की मांग की जा रही थी, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो जिया का शासन था उसको एक तरह से सैन्य शासन का प्रतिरूप देखा जाता था। 1979 का जो चुनाव परिणाम आता है उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके संस्थापक जियाउर रहमान रहते हैं, 207 सीटें उनको हासिल होती है। और जैसे ही बीएनपी सत्ता में आती है, 5वां संशोधन पारित करती है, संवैधानिक संशोधन। और इसके तहत 1975 में मार्शल लॉ के तहत जितने भी संवैधानिक या एक तरह से बदलाव किए जाते हैं बांग्लादेश के शासन व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, उसको एक तरह से वैध ठहराया जाता है कि 1975 में जो भी चेंजेस लाए गए मार्शल लॉ के तहत वो सब एक तरह से लीगलाइज हो जाते हैं। बीएनपी ऐसे में संगठनात्मक रूप से कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी वो एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित हो गई थी, और वो थे जियाउर रहमान। तो पूरी तरह से देखें तो बीएनपी जो पार्टी थी वो व्यक्तिगत छवि पर आधारित हो गई थी। सत्ता का जो केंद्रीकरण था वो भी इस तरह से एक हाथों में आ जाता है जियाउर रहमान के। मई 1981 में हम देखते हैं कि चटगांव में तख्ता पलट की एक प्रक्रिया होती है और उसमें जिया की हत्या हो जाती है, जियाउर रहमान मारे जाते हैं और उस वक्त के तत्कालीन उपराष्ट्रपति सत्ता को संभालते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।